Hello everyone and welcome back to Law After College. In today's video we'll discuss some of the important cases of January 2025. ये वीडियो हर वो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आप जानते होंगे कि क्लैट पीजी एग्जाम आपका टोटली केस लॉ बेस्ड एग्जाम है, तो वहां पर रीसेंट जजमेंट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एंड दैट इज वाई वी हैव कम अप विद अ वीडियो कवरिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ जनवरी 2025। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे LAC अचीवर्स बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है। अभी एनरोल करेंगे तो आप एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हैं। बैच में आपको ये 3 स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। यू वांट टू एनरोल इन दिस बैच और यू वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट द स्टडी मटेरियल, यू कैन व्हाट्सअप अस एट दिस नंबर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने इस व्हाट्सअप चैट की लिंक दी है, वहां पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो कवरिंग जनवरी 2025 केस लॉस। द फर्स्ट केस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज रीना कुमारी वर्सेस दिनेश कुमार महतो। इस केस में देखो बेसिकली क्या हुआ था, एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का डिस्प्यूट है। ये जो डिस्प्यूट है इट इज रिलेटेड टू वुमेन्स राइट ऑफ मेंटेनेंस। वुमेन की राइट होती है मेंटेनेंस की आफ्टर डिवोर्स, उस राइट पे डिस्प्यूट हुआ था। देखो फैक्ट्स क्या है इस केस के, पहले समझो। फैक्ट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते आपके एग्जाम के लिए, लेकिन फैक्ट्स को समझ के आप एक बैकग्राउंड समझ पाते हो और वहां से फिर आप याद रखने में आपको इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केस के बारे में। तो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, वाइफ का मिसकैरेज हो गया है रिसेंटली एंड हस्बैंड फ्रॉम दैट टाइम हैज निग्लेक्टेड हर, ही हैज सब्जेक्टेड हर टू इल ट्रीटमेंट। उसके चलते क्या होता है, एक केस इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट यहाँ पर साइड लेती है वाइफ का और अलाउ करती है 10,000 पर मंथ मेंटेनेंस। क्या अलाउ किया? 10,000 पर मंथ मेंटेनेंस को अलाउ किया। अब हस्बैंड यहाँ पे क्या करता है कि उसे मेंटेनेंस ना देना पड़े, इसलिए वो एक डिग्री ऑब्टेन करा लेता है सेक्शन 9 के अंडर। सेक्शन 9 जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सेक्शन 9 यहाँ पे किसका है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का ये सेक्शन 9 है। इसको आगे देखेंगे सेक्शन 9 क्या कहता है, बट ब्रीफली मैं अभी आपको फैक्ट समझा रही हूँ, आप उसको समझते चलो। तो हस्बैंड यहाँ पे डिग्री ऑब्टेन कर लेता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CR की, कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री ऑब्टेन कर लेता है। उसके बाद अपील कर देता है फैमिली कोर्ट के डिसीजन को इन हाई कोर्ट। इन विच हाई कोर्ट? इन झारखंड हाई कोर्ट। ही अपील्स दिस डिसीजन ऑफ फैमिली कोर्ट and what Jharkhand High Court does, Jharkhand High Court reversed this decision citing the wife's refusal to return to the matrimonial home despite a decree of restitution of conjugal rights under section 9 of Hindu Marriage Act 1955। यानी कि यहाँ पे कहा जाता है कि वाइफ के पास एक डिक्री थी, वाइफ के सामने एक डिक्री रखी गई थी और ये कहा गया था कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो जाना चाहिए, लेकिन वाइफ ने यहाँ पे मना कर दिया कि वो दोबारा से अपने हस्बैंड के साथ आकर नहीं रहेगी। बेसिकली क्या है, वाइफ यहाँ पे सेपरेट रहने लग गई थी, तो वाइफ ने यहाँ पे मना कर दिया कि वो अपने हस्बैंड के साथ दोबारा जाके नहीं रहेगी। हाई कोर्ट ये कहता है, झारखंड हाई कोर्ट अब यहाँ पे ये कहता है कि वाइफ का ये करना इज विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, इसके पीछे कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई कोर्ट ने कहा वाइफ्स नॉन कंप्लायंस विद द डिक्री डिसएंटाइटल्ड हर फ्रॉम रिसीविंग मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125(4) ऑफ CRPC। देखिए यहाँ पे इस केस में जो बेसिक इशू निकल के आता है वो ये आता है कि अगर हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एक डिग्री ऑब्टेन की, उसके बाद वाइफ ने उस डिग्री को स्वीकार करने से मना कर दिया, तो क्या फिर वाइफ अब एंटाइटल होगी कि उसे कोई मेंटेनेंस मिले, या फिर ऐसे केसेस में वाइफ को कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलता है? तो बेसिकली अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंटेनेंस के सेक्शंस क्या होते हैं। देखिए मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो सेक्शंस होते हैं मेंटेनेंस के वो 3 होते हैं। अगर हम फैमिली लॉ को भी क्लब कर लें और जैसे कि यहाँ पे CRPC के प्रोविजन की बात की गई है, CRPC में भी मेंटेनेंस के प्रोविजन प्रोवाइडेड है विच इज अंडर सेक्शन 125। लेकिन अगर मैं ब्रॉडली आपको बताना चाहूँ, देखिए यहाँ पे हमको ये जो केसेस आते हैं जनरली हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मेरी केस लॉस वाली वीडियो देखी हो, उसमें हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको जो केस दिया गया है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी में से सब कुछ आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई केस आपको दिया है, उससे रिलेटेड बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो केस जिस लॉ पे बेस्ड है, जिस सेक्शन पे, जिस आर्टिकल पे बेस्ड है, वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्शन या फिर प्रोमिनेंट लॉ ऑफ द सोसाइटी है। तो ऐसे केसेस में हमारे लिए जो रिलेटेड जानकारी है किसी केस की, वो जानना भी जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात की गई है, जैसे कि मेंटेनेंस के सेक्शंस, इसलिए इस केस को हमने इस वीडियो में रखा है ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो भी जब आप केस लॉ को करते जाएं तो आपके साथ साथ में आपका लॉ भी कवर होता जाए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक वाइफ के पास, एक हिंदू वाइफ की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, एक हिंदू वाइफ के पास क्या क्या राइट्स होती हैं किन किन प्रोविजंस के अंदर। सबसे पहली होती है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। हिंदू मैरिज एक्ट कब का है? 1955 का है। इसके सेक्शन 24 और सेक्शन 25 के अंदर
हमें राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हिंदू वाइफ देखने को मिल जाता है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसे हामा भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसके सेक्शन 18 के अंदर हमें देखने को मिलता है राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ हिंदू वाइफ। एंड थर्डली एंड फाइनली हमें सीआरपीसी के किस सेक्शन के अंदर, मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 125 के अंदर देखने को मिलता है राइट ऑफ मेंटेनेंस। अगर हम इस केस की बात करें तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सीआरपीसी का सेक्शन 125 इस केस के हिसाब से। तो उस सेक्शन को भी अब हम देखेंगे। हमने देखिए फैक्ट्स देख लिए, फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि डिवोर्स रिलेटेड केस है ये, राइट ऑफ मेंटेनेंस की बात की गई है। बात यहाँ पे जो इशू आता है वो मेन यही आता है कि क्या अगर डिक्री ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को कहीं पे इनिशिएट कर दिया गया है तो वहाँ पे अगर उसका आप रिफ्यूज़ल कर रहे हो, बीइंग अ स्पाउस, बीइंग अ वाइफ, अगर आप उसका रिफ्यूज़ल कर रहे हो तो क्या आप स्टिल एंटाइटल होते हो कि आप मेंटेनेंस के लिए आस्क कर सकते हो, या फिर आप मेंटेनेंस के लिए नहीं आस्क कर सकते। तो इसी का जजमेंट प्रोवाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा, जिसके अंदर आते हैं सीजेआई संजीव खन्ना एंड जस्टिस संजय कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया दैट अ वाइफ हु रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड डिस्पाइट अ रेस्टिट्यूशन डिक्री कैन स्टिल क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। यानी कि यहाँ पे वाइफ को एंटाइटल कर दिया गया कि भले ही वाइफ ने मना कर दिया है कि वो अपने हस्बैंड के साथ दोबारा जाके नहीं रहेगी एंड शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, स्टिल शी कैन क्लेम फॉर मेंटेनेंस। आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है प्रोवाइडेड शी हैज़ अ वैलिड रीज़न। ये वैलिड रीज़न पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम सेक्शन 125(4) ऑफ सीआरपीसी देखते हैं वहाँ पर भी यही वैलिड रीज़न की बात की गई है। अभी आगे जाके हम देखेंगे उस सेक्शन को भी, लेकिन ये वैलिड रीज़न को आप याद रखिएगा। तो अगर उसके पास एक वैलिड रीज़न है तो वो डिक्री को मना भी कर सकती है और उसके बाद मेंटेनेंस को भी साइमल्टेनियसली क्लेम कर सकती है। The court found out that the husband had neglected the wife after she suffered a miscarriage and subjected her to ill treatment, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, giving her sufficient cause to not return to matrimonial home। सफिशिएंट कॉज है यहाँ पे वुमेन के पास, वाइफ के पास, कि वो दोबारा अपने मैट्रिमोनियल होम में जाने से मना कर सकती है। द कोर्ट रिजेक्टेड द हस्बैंड्स आर्ग्यूमेंट दैट द वाइफ्स रिफ्यूजल टू कोहैबिट अमाउंटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 125(4) ऑफ सीआरपीसी। बेसिकली देखिए, अगर हम मेंटेनेंस के जितने भी हमारे पास सेक्शंस हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये सेक्शंस सोशल जस्टिस के सेक्शंस हैं। ये क्यों लाए जाते हैं? इसलिए लाए जाते हैं कि आज भी अगर हम देखें तो वुमेन, बहुत सी ऐसी वुमेन हैं जो टोटली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे प्रोविजंस में अगर हस्बैंड आगे जाके डिवोर्स दे देता है या अगर हस्बैंड आगे जाके इल ट्रीटमेंट करता है अपनी वाइफ के प्रति, तो वहाँ पे वाइफ के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सेक्शंस को सीआरपीसी के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो ये जो प्रोविजंस है ये सोशल जस्टिस के प्रोविजंस है, मेंट टू प्रिवेंट डेस्टिट्यूशन एंड वेग्रेंसी एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑनगोइंग मैरिटल डिस्प्यूट्स। यानी कि एक डिस्प्यूट भले ही चल रहा है लेकिन उस केस में भी अगर वाइफ को एक सेफ्टी का प्रोविजन देना है तो इसलिए इंक्लूड किया गया है। एंड बिकॉज ये सोशल जस्टिस के प्रोविजंस है, ये केस बाय केस डिपेंड करेगा कि कहाँ पे ये चीज़ लगेगी और कहाँ पे ये चीज़ नहीं लगेगी। लेकिन एज अ जनरल रूल अगर हम इस केस में से कुछ चीज़ को हम डिसाइफर करना चाहें तो वो यही है कि इट डजेंट मैटर कि अगर एक डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है और उसे इनकार कर रही है वाइफ, वहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। केस बाय केस डिपेंड करता है कि किस केस में क्या चीज़ को अलाउ करना है, बट इट इज़ नॉट अ थंब रूल to accept that both things cannot simultaneously come into one picture। कोर्ट ने, जैसे कि मैं आपको अभी बता रही हूँ, कोर्ट ने यही कहा कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की अगर हम बात करें तो वो रेलेवेंट जरूर है लेकिन नॉट कंक्लूसिव इन डिटरमाइनिंग मेंटेनेंस एलिजिबिलिटी। Courts must assess the wife's reason for living apart on a case-by-case basis. Accordingly, Supreme Court set aside the High Court's decision and restored the family court's order granting 10,000 per month maintenance to the वाइफ। ये केसेस को इस केस में रेफ़र किया गया था। और अगर हम बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट लॉज की जो यहाँ पे रेफ़र किए गए थे वो था सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि सेक्शन 125 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, तो हम ब्रीफली देखेंगे कि सेक्शन 125 एग्जैक्टली क्या कहता है। एक चीज़ जो आपको याद रखनी है जो कि MCQs में भी पूछी जा सकती है वो ये है कि ये जो सेक्शन है ये सिर्फ वाइफ्स के लिए अवेलेबल नहीं है, ये सेक्शन चिल्ड्रन के लिए भी अवेलेबल है, चाहे वो लेजिटिमेट हो या फिर इललेजिटिमेट हो, लेकिन माइनर होने चाहिए, वेदर मैरिड और नॉट मैरिड। एंड दिस सेक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर
पेरेंट्स। तो वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स तीनों के लिए सेक्शन 125 प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, जो कि सेक्शन 125(4) था, विच वॉज द मेन लॉ दैट वॉज रेफर्ड इन दिस केस, तो सेक्शन 125(4) ये कहता है, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स एज द केस मे बी। ठीक है, ये तीन चीज़ों में हमें बेसिकली मेंटेनेंस देखने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि मेंटेनेंस आपको चाहिए, जो कि एक बेसिक मेंटेनेंस है, जो हम समझते हैं कि मंथली मेंटेनेंस दिया जा रहा है। इंटरिम मेंटेनेंस होता है कि जब तक केस चल रहा है तब तक एक इंटरिम यानी कि टेम्पररी मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है वाइफ को, एंड प्लस उसको प्रोसीडिंग्स का भी जो भी एक्सपेंसेस है उसके लिए भी मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाता है। तीन तरीके के मेंटेनेंस प्रोवाइड किए जाते हैं वाइफ को। तो एज द केस में भी फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर दिस सेक्शन इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री। सबसे पहला कॉज क्या है कि अगर वो अडल्ट्री में रह रही है, या फिर विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन, जो कि मेन इस केस में यूज किया गया था इस प्रोविजन को, कि विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो ऐसे केसेस में वाइफ मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। लेकिन यहाँ पे हमने इस केस में देखा कि देयर वॉज अ सफिशिएंट रीजन एंड दैट इज वाई शी वॉज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस। इसके बाद सेक्शन 9 को भी अगर हम ब्रीफली जल्दी से देख लें, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का ये सेक्शन है। बेसिकली क्या होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री तब एनफोर्स करवाई जाती है जब वन ऑफ द स्पाउस हैज़ विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर। तो जो एग्रीव पार्टी है वो जाती है कोर्ट के पास अपनी पिटीशन लेके कि आप प्लीज़ मेरे स्पाउस को बोलिए कि वो मेरे साथ दोबारा से आकर रहने लग जाए। यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये उठता है कि वेयर अ क्वेश्चन अराइजेज वेदर देयर हैज़ बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी, तो ऐसे केसेस में कि रीजनेबल एक्सक्यूज था कि नहीं कि आप दूसरे पर्सन की सोसाइटी से विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर जाता है? बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। जो सोसाइटी को छोड़ के जाता है, जो विड्रॉ करता है सोसाइटी में से, उस पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो एक्सप्लेन करे कि मेरा जो एक्सक्यूज है वो रीजनेबल है या नहीं है। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे, विच इज तन्वी बहल वर्सेस श्रेया गोयल एंड अदर्स। यहाँ पे इस केस की बेंच भी प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं। ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आर्टिकल 14 की बात करता है। ये बात करता है रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन में बेसिकली ये डोमिसाइल रिजर्वेशन की बात करता है। अब हम आर्टिकल 14 को ले ले या फिर रिजर्वेशन को ले ले, तो टाइम एंड अगेन इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस केस में क्या हुआ, फैक्ट्स को समझते हैं। इस केस के फैक्ट्स बेसिकली यही है। इस केस के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है चंडीगढ़ का, जहाँ पर पीजी कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि पीजी कोर्सेज प्रोवाइड करते समय यहाँ पे डोमिसाइल रिजर्वेशन दे दी जाती है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एंट्री लेते हैं इस कॉलेज में, वहाँ पे पीजी कोर्सेज में भी डोमिसाइल रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये केस पहुँचता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास, जहाँ पर इस डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया जाता है और कहा जाता है दैट दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। तो फिर अपील जाती है 2019 में। ये केस बेसिकली 2019 का है। 2019 में अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां पे एक डिवीजन बेंच इस केस को सुनती है और वो डिवीजन बेंच एक लार्जर बेंच को रेफर करती है इस केस को। और फिर अब हमारे पास ये डिसीजन आता है इन जनवरी 2025, जहां पे 3 जज बेंच, हमारे पास यहाँ पे 3 जज बेंच है। 3 जज बेंच अपना डिसीजन देती है कि क्या डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर ये वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 है या नहीं। एक एक करके अगर हम इस केस के इश्यूज को देखें, तो यहाँ पे कहा गया है कि वेदर डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इन पीजी मेडिकल कोर्सेज वायलेट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंडली, वेदर स्टेट कोटा सीट्स इन पीजी मेडिकल कोर्सेज मस्ट बी फिल्ड सोलली ऑन मेरिट इन द नीट एग्जाम, यानी कि मेरिट में जो बच्चों का स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से हम सीट्स को भरेंगे, या फिर हम एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर डोमिसाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। थर्डली, हमारे पास ये सारे केसेस को भी रेफर किया गया था इस केस में, जिनमें टाइम एंड अगेन इस इशू को डिस्कस किया गया है कि पीजी कोर्सेज में डोमिसाइल रिजर्वेशन देना वैलिड है या नहीं है। लॉ की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी की जो बात करता है उस पर ये केस है। ये केसेस है जैसे कि हमने अभी देखा रेफर किए गए हैं। जजमेंट में अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन इन पीजी मेडिकल एडमिशंस within the state quota are unconstitutional।
अब ये केस इंपॉर्टेंट बन जाता है हर उस मेडिकल एस्पिरेंट के लिए जो कि पीजी कोर्स करने का सोच रहा है। कोर्ट ने यही कहा कि पीजी कोर्सेज में जो सीट्स हैं वो सोलली फिल होनी चाहिए ऑन मेरिट इन द नीट एग्जाम विदाउट एनी रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल। अब आप बात करेंगे कि हम यूजी कोर्सेज में बहुत जगह देखते हैं, इनफैक्ट अगर हम क्लैट यूजी की भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे एनएलयूज हैं जो डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन देते हैं। तो उस चीज को अफर्म करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि द जजमेंट अफर्म दैट वाइल डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशंस मे बी जस्टिफाइड एट द MBBS level, the same cannot be extended to PG medical admissions due to the need for merit-based selection in specialized medical education. कि मान लेते हैं अगर हम MBBS की बात कर रहे हैं जहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए बच्चा आ रहा है, तो वहाँ पे अगर हम किसी को रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वो रिजर्वेशन फिर भी वैलिड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीजी मेडिकल कोर्सेज की, यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स हैं कि स्पेशलाइज्ड मेडिकल एजुकेशन को लेना चाहते हैं एंड सोलली हम उनका एडमिशन करेंगे मेरिट बेस्ड, जो कि नीट के एग्जाम में उनकी मेरिट आएगी उस पर, ना कि उन्हें कोई डोमिसाइल रिजर्वेशन देंगे। क्योंकि इस स्टेज पे जब स्टूडेंट एक स्पेशलाइज स्टडी करने जा रहा है वहाँ पे उसे रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया है इस केस के अंदर। अब क्या ये जो रूलिंग आई है ये उन स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगी जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है डोमिसाइल रिजर्वेशन के अंदर? तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कोर्ट क्लैरिफाइड दैट द रूलिंग विल नॉट अफेक्ट स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी बीन एडमिटेड अंडर एग्जिस्टिंग डोमिसाइल रिजर्वेशंस। स्टूडेंट्स हु आर करंटली परसुइंग पीजी कोर्सेज और हैव ऑलरेडी पास्ड और अंडर सच रिजर्वेशन विल नॉट बी इम्पैक्टेड। तो आई होप आपको ये केस भी समझ में आ गया होगा। इस केस पे आपका क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, विच इज़ एस शोभा वर्सेस मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। अच्छा, नेक्स्ट केस में जाने से पहले एक बार प्रीवियस केस पर दोबारा आओ, मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बता देती हूँ। ऐसे केसेस हैं जो रिजर्वेशन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क केसेस है, ठीक है। बहुत सारे केसेस हैं जो रिजर्वेशन के टॉपिक पर आए हैं। अब क्योंकि ये रीसेंट जजमेंट्स में हमारे पास ये एक जजमेंट आई है जो कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट था फ्रॉम 2019, इसे रेफ़र किया गया और अब जनवरी 2025 में इसका केस आया है, तो रिजर्वेशन रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो करना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 केसेस बता देती हूँ। जैसे कि आ जाता है आपका बालाजी वर्सेस मैसूर का केस, जो कि 1973 का केस है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है रिजर्वेशन पे। सेकेंडली आपका इंदिरा शौने का जजमेंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट केस है, 1993 का है। इंदिरा शौने जजमेंट आर्टिकल 15 और 16 से रिलेटेड इसके अंदर बेसिकली डिस्कशन हुआ था, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। थर्डली अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला केस आप बहुत लोग जानते होंगे, 1951 का केस है, जिसका जो जजमेंट आया था उसे नलीफाई करने के लिए हमारे पास आई थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के ईयर में। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन 1951 का केस है। ये केस था जिसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, जहां से रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंदर स्टेट के पास ये पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बनाए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स है उनके लिए वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। तो वहाँ पर ये कुछ केसेस है जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो रिजर्वेशन से रिलेटेड है। मैंने कुछ केसेस आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बता दिए, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अपनी थरो प्रिपरेशन करनी है तो जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सराउंड करते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन का भी हमने देखा, उन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसके लिए जितनी मेहनत आपको करनी थी वो सब हमने कर दी। आप अगर हमारा ये स्टडी मटेरियल लेते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलता है लैंडमार्क एंड पास्ट रिसेंट केस लॉस की 7 PDFs, जो कि आपके 1950 से लेकर के 2024 तक जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं सब कवर कर देगा कॉम्प्रिहेंसिवली। केस समरीज भी वहीं पे प्रोवाइडेड है, उसी PDF को आपको पढ़ना है। और जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप क्लैट PG का एग्जाम दे रहे हैं या फिर फॉर दैट मैटर आप किसी भी लॉ का एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ केसेस आपको पता ही होने चाहिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड केस पे। थर्ड केस हमारा है एस शोभा वर्सेस मुथूट फाइनेंस। इस केस में क्या होता है, बेंच आप यहाँ पे देख लेंगे। ये केस आपका इंपॉर्टेंट है रिट जुरिस्डिक्शन के मैटर पे। आर्टिकल 226 के अंदर जो हाई कोर्ट के पास पावर है रिट लगाने की, उस टॉपिक से रिलेटेड है ये केस। अब आप मुझे करेक्ट ऑर्डर में बताएंगे कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें कौन सी रिट्स प्रोवाइड करता है और किस ऑर्डर में उन्हें प्रोवाइड किया गया है। उसी सेम ऑर्डर में आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 226 की बात है, और एक और बात है वो ये है कि स्टेट क्या है।
हमें ये पता है कि आर्टिकल 226 की अगर हम बात करें तो वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को टू इशू रिट्स अगेंस्ट अथॉरिटीज़ परफॉर्मिंग पब्लिक ड्यूटीज़, यानी कि स्टेट रिलेटेड अथॉरिटीज़ जितनी हो गई या फिर पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हो गई। तो यहाँ पे जो रिट पिटीशन है ये मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के अगेंस्ट लगाई गई है। अब मुथूट फाइनेंस लिमिटेड क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है और साथ ही एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि आपने रिट पिटीशन तो लगा दी, आपने लगा दी मुथूट फाइनेंस के अगेंस्ट, क्यों लगाई गई थी कि आरबीआई की कुछ रेगुलेशंस है जिसको फॉलो नहीं कर रहा है मुथूट फाइनेंस इंडिया लिमिटेड, तो वहाँ पर ये रिट पिटीशन लगा दी गई। अब सवाल मेन ये इस केस में ये उठा कि ये केस मेंटेनेबल है कि नहीं, क्योंकि प्राइवेट एंटिटी है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस एक प्राइवेट एंटिटी है, तो क्या उसे सब्जेक्ट किया जा सकता है टू रिट जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या सब्जेक्ट किया जा सकता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एंटिटीज के अगेंस्ट लगता है? और अगर हम पब्लिक प्राइवेट की बात ही कर रहे हैं तो हमारे लिए ये जानना भी जरूरी बन जाता है कि कौन सी ऐसी एंटिटीज है जिन्हें हम पब्लिक एंटिटीज कहेंगे या कौन सी ऐसी एंटिटीज है जिन्हें हम प्राइवेट एंटिटीज कहेंगे। उसके बाद सेकेंड इशू यहाँ पे आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया फैक्ट्स में कि आरबीआई के कुछ रेगुलेशंस थे, ठीक है, तो वहां पर सेकंड इशू हमारे पास ये आता है कि वेदर कंप्लायंस विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस। रेगुलेटरी गाइडलाइंस की बात की गई, उसी के अगेंस्ट आपने रिट लगा दी। तो क्या अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई आरबीआई गाइडलाइंस है जो गवर्न करती है किसी एंटिटी को, so whether compliance with regulatory guidelines under a statute automatically renders a private entity amenable to writ jurisdiction, यानी कि क्या एक प्राइवेट एंटिटी एक स्टेट एंटिटी बन जाती है जिसके अगेंस्ट हम आर्टिकल 226 का रिट जुरिस्डिक्शन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो स्टिल एक प्राइवेट एंटिटी ही रहती है। इस केस का जजमेंट बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बताती हूँ। इन केसेस के नाम भी अपने पास लिख लो। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे केसेस हैं जो इस टॉपिक के हैं, जैसे कि स्टेट एक्चुअली क्या होता है। अगर हम बात करें स्टेट की तो हमारे पास आर्टिकल 12 है जो प्रोवाइड करता है व्हाट इज स्टेट। अब टाइम एंड अगेन फ्रॉम अ लॉट ऑफ ईयर्स इस टॉपिक पर डिबेट है कि कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ है जिन्हें हम स्टेट की कैटेगरी के अंदर लाएंगे। तो वहाँ पर कुछ टेस्ट ले डाउन किए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिन टेस्ट को एज अ बेंचमार्क एज अ पैरामीटर हम रख के ये देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एंटिटी है ये प्राइवेट है या स्टेट है, और क्या ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है या नहीं आती है। तो सबसे पहला केस है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975 का केस है। इस केस में बेसिकली ये कहा गया था कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का फंक्शन करती है, यानी कि जैसे अब मैं बात करूं किसी हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल क्या कर रहा है, एक पब्लिक फंक्शन कर रहा है, हेल्थ केयर पे काम कर रहा है, जो कि एक गवर्नमेंट फंक्शन भी है, पब्लिक फंक्शन है। तो ऐसे केसेस में एक हॉस्पिटल को हम एजेंसी या फिर इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट कहते हैं। सेकेंडली हमारे पास आता है आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1979 का केस है। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में 5 टेस्ट प्रोवाइड किए गए थे। सबसे पहले टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टेस्ट था फिनेंशियल टेस्ट, यानी कि क्या अगर हम किसी बॉडी की बात कर रहे हैं तो उस बॉडी की जो चीफ फंडिंग सोर्स है क्या वो फिनेंशियल सोर्सेज ऑफ द स्टेट है, यानी कि क्या स्टेट फंडेड है वो बॉडी, सबसे जो मेन फंडिंग है उस बॉडी की वो क्या स्टेट फंडेड है। सेकेंडली, क्या स्टेट का एक डीप एंड परसुएसिव रोल है, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परसुएसिव स्टेट कंट्रोल। थर्डली, फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ द बॉडी, जो कि सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम में भी कहा कि अगर कोई बॉडी एक पब्लिक फंक्शन कर रही है तो उसे हम स्टेट मान लेते हैं। तो थर्डली हमारे पास आ जाता है फंक्शनल कैरेक्टर ऑफ द बॉडी, फंक्शनल पब्लिक फंक्शन, ठीक है। फोर्थली हमारे पास आता है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द कॉर्पोरेशन, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है किसी गवर्नमेंट का, उसे ही हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं टू अ कॉर्पोरेशन, तो वहाँ पे जितनी भी वर्किंग होगी वो स्टेट के अंदर कहलाएगी। एंड फिफ्थली, वेदर देयर इज मोनोपोली, वेदर द कॉर्पोरेशन enjoys monopoly status which is state conferred या फिर स्टेट प्रोटेक्टेड। तो स्टेट के द्वारा या स्टेट के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया मोनोपोली स्टेटस अगर वो बॉडी इंजॉय कर रही है तो ऐसी सिचुएशंस में हम उस बॉडी को स्टेट कहते हैं। और थर्ड केस अगर मैं आपको बताऊं तो वो है अजय हासिया का केस, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, 1981 का केस है। ये कुछ केसेस है जो कि इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें कि कौन सी एंटिटी है जिसे स्टेट कहा जाएगा आर्टिकल 12 के अंदर। और भी इम्पॉर्टेंट केस लॉस है इस टॉपिक के ऊपर, सारे के सारे कवर है आपके लैंडमार्क एंड पास्ट रीसेंट केस लॉ के कंपाइलेशन के अंदर, जो कि आपको हमारे अचीवर्स बैच में देखने को मिल जाता है।
अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि इस केस में जजमेंट क्या आता है। जजमेंट इस केस में ये आता है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को अफर्म करते हुए ये कहा कि सिर्फ क्योंकि एक एंटिटी इज बीइंग सब्जेक्टेड टू रेगुलेटरी गाइडलाइंस अंडर अ स्टैट्यूट डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक इट अमेनेबल टू रिट जुरिस्डिक्शन। कुछ प्रिंसिपल्स भी लेट डाउन किए गए हैं इस केस में। सबसे पहला प्रिंसिपल है, रिट पिटीशन इज मेंटेनेबल अगेंस्ट अ लीगल एंटिटी इफ इट इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट। मैंने अभी आपको बताया सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम में यही बात की गई थी। इनफैक्ट अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस में भी इंस्ट्रूमेंटैलिटी या फिर एजेंसी ऑफ स्टेट की बात की गई थी, और या फिर इट डिस्चार्जेस फंक्शंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस अकीन टू गवर्नमेंटल ड्यूटीज। जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उससे रिलेटेड कोई पब्लिक फंक्शन अगर कोई एंटिटी कर रही है तो वो स्टेट कहलाती है। Second principle is writ jurisdiction under Article 226 may be invoked against entities such as state authorities, statutory bodies, instrumentalities of the state, and also private bodies, but they must be performing public duties. Thirdly, regulatory compliance की अगर हम बात करें, जो RBI की guidelines थी यहाँ पे, they does not qualify to imply governmental control. A private company, even if engaged in banking activities, cannot be considered as discharging public functions. Next है writ of mandamus. यहाँ पे जो writ लगाई गई थी मुथूट फाइनेंस के अगेंस्ट वो थी writ of mandamus. तो कोर्ट ने कहा कि writ of mandamus may be issued to a private entity only if it has a public duty cast upon it by a statute. किसी भी प्राइवेट बॉडी पर अगर आपको पब्लिक लॉ को सब्जेक्ट करना है तो वो जरूर हो सकता है, लेकिन तभी अगर वो बॉडी परफॉर्म करती है फंक्शन ऑफ पब्लिक नेचर अफेक्टिंग जनरल सिटीजन्स राइट्स। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड की अगर हम बात करें तो वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है विद ऑब्लिगेशंस टूवर्ड्स इट्स अकाउंट होल्डर्स एंड बोरोवर्स, नॉट टू द जनरल पब्लिक। और इसीलिए यही प्रिंसिपल्स को लगाते हुए कोर्ट ने ये कहा कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड डज नॉट डिस्चार्ज पब्लिक ड्यूटी, सो इट विल नॉट मेक इट सब्जेक्ट टू द रिट जुरिस्डिक्शन सिंस its obligations extend only to its account holders and borrowers. It cannot be considered a public body, and accordingly the appeal was dismissed. Now these were some of the important cases you need to know from the month of January. But if you really want to supercharge your preparation, we have got something that will make your study process much easier, which is our recent case laws monthly subscription. यहाँ पे हमने कुछ केसेस को डिस्कस कर लिया। अगर आप एक थरो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं हमारा रीसेंट केसेस मंथली सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर जनवरी से लेकर के नवंबर तक जितने भी मंथली इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन सब की समरीज आपको मेल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।